Namaskar मित्रों, I welcome you all again to Summarized, my YouTube channel where we discuss a lot of things. I would love to remind you कि अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा हो, मेरी बातें अच्छी लग रही हों, उनसे देश दुनिया की समझ में आपको कुछ मदद मिल रही हो, तो चैनल को फॉलो ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें और साथ में शेयर भी करें। आज बात करेंगे हम भारत चीन सीमा विवाद में तीन बहुत बड़ी बातें आज हुई और अचानक हुई। वो सारी बातें जुड़ी हुई हैं पहले की बातों से, लेकिन उनका जो आज का इम्पोर्टेंस है दैट्स लाइक सिग्निफिकेंटली डिफरेंट पहले की बातों से। और ये तीन बातें क्या हैं, उसके पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा। भारत की हमेशा से जो विदेश नीति रही है वो ये है कि भारत के आंतरिक मामलों में या भारत के द्विपक्षीय मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। इंडिया डजंट अलाउ एनी कंट्री, इवन दोज हु क्लेम टू बी सुपर पावर्स, टू इंटरवीन इन आवर इंटरनल अफेयर्स। और इसीलिए जब दो ध्रुवीय दुनिया थी तब भी हम गुटनिरपेक्ष आंदोलन के नेता थे। करीब 120 से ज़्यादा देशों का हमारा संगठन था और जिसका भारत एक निर्विवाद नेता था नेहरू जी के नेतृत्व में, बाद में इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी तक जो चलता रहा। तो एक ये जो बात है ये बहुत बड़ी बात है और आपको ये बात समझनी चाहिए। और ऐसे में जो आज तीन बड़ी बातें हुई, मैंने जब सुबह आप लोगों से बात की थी वीडियो पे नहीं लिख के, तो उसको दूसरी तरफ से शुरू किया था, लेकिन अब मैं उसको उल्टी तरफ से शुरू करता हूं क्योंकि उसने बहुत सारे निहितार्थ बदल दिए। निहितार्थ क्या बदल दिए हैं, इम्प्लीकेशंस क्या बदले हैं? ये बदले हैं कि अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, बेसिकली हमारे विदेश मंत्री का जो पद है उसका समकक्ष आप मान सकते हैं, उनका ब्रसेल्स फोरम एक एनजीओ है बेसिकली, लेकिन इंपॉर्टेंट ग्लोबल थिंक टैंक है, एनजीओ है, उसकी काफ़ी पहुंच है, उसकी बातें लोग सुनते हैं। उसको अपने भाषण में और उसके बाद जो बातचीत हुई उसमें उन्होंने एक बहुत खतरनाक बयान दिया जिसका भारतीय मीडिया थोड़ा सा गलत अनुवाद कर रहा है, लेकिन वो इतना भी गलत नहीं है कि उस पर कोई बहुत सवाल उठे। उन्होंने कहा कि पीएलए के एग्रेसिवनेस को, चाइना का जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है उसकी एग्रेसिवनेस को देखते हुए यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स, जो दुनिया भर में अपना मिलिट्री डिप्लॉयमेंट है उसको रिव्यू करेगा और साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में अपनी प्रेजेंस बढ़ाएगा। उसने भारत चीन सीमा विवाद का भी माइक पोम्पियो ने सीधा सीधा नाम लिया बातचीत में। इस मिलिट्री डिप्लॉयमेंट के रिव्यू के बाद जर्मनी से वो कह रहे हैं कि उनके करीब 52,000 सोल्जर्स हैं वहाँ पे अभी, मतलब जो उनका आर्मी स्ट्रेंथ, जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है वहाँ पे, और उसमें से वो केवल अब 25,000 छोड़ेंगे, बाकी को भेजेंगे। ये सीधे सीधे मतलब एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि क्या भारत सरकार ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से ऐसा कोई आग्रह किया है कि वो हमारी सैन्य मदद करे। हैज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफिशियली रिक्वेस्टेड मिलिट्री हेल्प फ्रॉम यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो कि हमेशा से पाकिस्तान का एलाई रहा है 1952 के बाद से, और 1959 आते आते तो उनका बहुत बड़ा एलाई हो गया, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मिलिट्री सप्लायर। 1971 में अपनी 7th फ्लीट को भेजने की और भेजना शुरू कर देने की धमकी देने वाला देश, वो देश जो दुनिया में जिस देश के भी मदद के नाम पे, सामरिक मदद के नाम पे, मिलिट्री हेल्प के नाम पे जहां भी गया वो देश तबाह हो गए। वो अफगानिस्तान हो, वो साउथ कोरिया हो शुरुआत में, वो जॉर्जिया हो अभी 2008 में, वो यूक्रेन हो जिसकी ज़मीन 2014 में कब्जा करके बैठ गया रशिया और यूएस नहीं आया। ये दोनों ही नाटो के मेंबर थे। वेट, लेट मी चेक, यूक्रेन टू वॉज अ नाटो मेंबर। ओके, दैट माइट बी अ लिटिल प्रॉब्लम, मुझे एकदम ठीक से नहीं याद है। जॉर्जिया तो 1992 से ही था, बट आई एम ऑलमोस्ट श्योर की है, लेकिन चलिए उसको छोड़ देते हैं।
तो ऐसे देश को, जो हमारे सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लमेटिक नेबर है, जिससे हम 3 युद्ध लड़ चुके हैं, उसका सबसे बड़ा डिफेंस सप्लायर है, मिलिट्री सप्लायर है, फंडर है, क्या उससे मोदी सरकार ने कोई मदद मांगी है कि आप हमारी मिलिट्री मदद करें? और चूंकि अब तक माइक पोम्पियो के बयान पर भारत ने कोई प्रतिक्रिया मेरी जानकारी में अभी आधे घंटे पहले तक नहीं जताई है, तो ये अपने आप में बहुत दिक्कत तलब बात है कि हमारी जो नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी है, भारत 1949 में 50 में वियतनाम और फ्रांस के युद्ध में यूनाइटेड नेशंस की तरफ से वहां पे निगरानी समिति का अध्यक्ष था, नेहरू जी खुद वहां गए थे, और वहां से हम यहां आ गए हैं कि हम उनसे मदद मांग रहे हैं। ये अपने आप में भयावह बात। और अगर हमने मदद नहीं मांगी है, तो हमें अमेरिका का पिछलग्गू बनाने की जो ये कोशिश है, हमें अमेरिका का एक और उपनिवेश बेसिकली बनाने की जो कोशिश है, उसका एक और मिलिट्री बेस बनाने की जो कोशिश है, वो बेहद शर्मनाक है, और उस पर हमारे नेताओं की चुप्पी और भी ज़्यादा शर्मनाक है। आपको भी ये सवाल करना चाहिए। हैज़ मोदी गवर्नमेंट रियली रिक्वेस्टेड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका टू हेल्प मिलिटरली एंड डिप्लॉय देयर फोर्सेस इन साउथ एशिया? बेसिकली उनके पहले से पाकिस्तान में सेना अड्डे, पाकिस्तान हमेशा से सेंटो का मेंबर रहा है, जो नेटो का अलाई है। अब भारत बचा, मतलब नेपाल में वो अड्डे बनाएंगे नहीं, नेपाल तो वैसे भी चीन के साथ चला गया है हमारी 6 साल की नीतियों के चलते। तो ये पहली बात कि ये ऑफिशियल था या नहीं। अब यहां पे आएगा दूसरा सवाल और बड़ा सवाल, और मुझे लगता है, मतलब जो एक और बड़ी बात, कि कल हमारे विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने अपनी जो वीकली ब्रीफिंग है उसमें सीधे सीधे प्रधानमंत्री के बयान को झुठला दिया। आपको याद होगा कि सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ना हमारी सीमा पर कोई घुसा है, ना हमारी जमीन पर किसी ने कब्जा किया है, और ये उन्होंने 20 सैनिकों की निर्मम हैंड टू हैंड कॉम्बैट में बेल्ट, और आपने वो देखे होंगे, बहुत निर्मम हत्या कर दिए जाने के बाद ये झूठ बोला। दरअसल ये झूठ तो 20 जून से 14 दिन पहले, 2 हफ्ते पहले फ्लैग मीटिंग, जिसका नेतृत्व हमारी तरफ से लेफ्टिनेंट कर्नल कर रहा था श्री हरजीत सिंह, और उनकी तरफ से मेजर जनरल जो एक रैंक नीचे है, ये भी अपमान की ही बात है, पर खैर इसको लेके लेफ्टिनेंट जनरल एच एस पनाग, वार वेटरन, युद्धों में लड़े हुए, उन्होंने भी सवाल उठाए थे, पर कोई नहीं, मतलब ये नया भारत। उन्होंने चीन को कहा था कि जितनी स्थितियों पे आप एलएसी में आगे बढ़ें उनसे लौटें, और चीन ने ये मानने से इनकार कर दिया था, और उसने दरअसल पूरी गलवान घाटी को भी अपना घोषित कर दिया था। तो ये बात तो तभी से साबित थी कि हमारी जमीन में घुसें। लेकिन कल इस बात को अनुराग श्रीवास्तव, जो मिनिस्ट्री ऑफ जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, उन्होंने और भी साफ कर दिया, जब उन्होंने माना कि ये घुसपैठ तो मई से चल रही है, मई से उनकी फोर्सेस हमारे एलएसी को पार करके हमारे हिस्सों में काबिज हैं, हमारे इलाकों में घुसी हुई हैं, और उनको लौटाने की ज़रूरत है। और उन्होंने भी माना कि 6 मई को ही हमने ये बात कर ली थी, और 6 मई को ही हमारा पहला फेस ऑफ हुआ था। हमारा जो पहला टकराव है वो 6 मई को हुआ था। 6 मई से लेकर के 20 जून, 21 जून, जब भी वो खूनी टकराव हुआ, जिसमें 45 साल बाद चीन सीमा पे हमारे सैनिक शहीद हुए, जिसमें कमांडिंग ऑफिसर कर्नल रैंक का अधिकारी तक शामिल था, 20 जवान हमारे मारे गए, ना भारत सरकार ने किसी को बताया, ना कुछ और किया, ना चीन पे ऐसा कोई दबाव बनाते ही दुखे। 6 मई से लेकर के 20 जून के बीच उन्होंने दिल्ली में एक बहुत बड़ी सड़क परियोजना का ठेका किसको दिया? चीन की एक कंपनी को दिया। What exactly were you doing? अब वापस, और अच्छा ये बयान भी एक बहुत खास बात है कि ये बयान आया कल ही चीन के भारत में जो राजदूत हैं सुन वेडांग, उनके पीटीआई को दिए बहुत आक्रामक साक्षात्कार में, जिसमें उन्होंने सीधे सीधे कहा कि तनाव और झगड़े मई से चल रहे हैं,
उनकी अपनी बात दूसरी है। मतलब हर देश विदेश नीति में मतलब ये जो बेवकूफ़ी है कि हमारी ज़मीन में कोई नहीं घुसा, दुनिया के सारे देश जो घुसते भी हैं वो भी कहते हैं कि दरअसल वो हमारी ज़मीन में घुसे हैं, लेकिन ये हार्डवर्क सरकार है, ये चीन को लाल लाल आंखें दिखाने वाली सरकार है, ये अक्साई चीन छीन लेने के दावे करने वाली सरकार है। और हमारे 20 सैनिकों की लाश पे जब वो झूठ बोलती है कि हमारी सीमा में कोई नहीं घुसा, चीन के गवर्नमेंट ने मतलब चीन की सरकारी मीडिया ने मोदी का बयान बार बार चलाया। लेकिन पीटीआई को दिए अपने कल के ही इंटरव्यू में चीन के राजदूत, भारत में चीन के राजदूत ने बहुत साफ कर दिया था कि तनाव और झगड़े मई से चल रहे हैं, भारत ने प्रवोक किया है, हमारी सीमा में घुसा है। गलवान वैली अभी सैटेलाइट्स दिखा रहे हैं रॉयटर्स के, पूरी गलवान वैली पे आप मतलब चीन काबिज होने की कोशिश कर रहे हैं। उसने हमारी बहुत सारी पेट्रोलिंग्स बंद करा दी, लेकिन जो हमारा झूठ है वो झूठ तो खैर मतलब कोई बात ही नहीं। दूसरी बात जो चीन के राजदूत ने बहुत बड़ी बात कही, डिप्लोमेसी में जब हम बार बार बोल रहे हैं कि चीज़ें ठीक हो रही हैं, तो चीन का राजदूत बोल रहा है कि कुछ ठीक नहीं हो रहा है। उसने बोला कि तनाव कम करने का ओनस इज नॉट ऑन चाइना, द ओनस इज नॉट ऑन चाइना, कि ये जिम्मेदारी चीन की नहीं। इससे ज़्यादा एग्रेसिव आक्रामक आप हो ही नहीं सकते कि हमने तुम्हारे मारे हैं, हम तुम्हारी सीमा में घुस के पेट्रोलिंग करके कब्जा किए बैठे हैं, हमने वहाँ पे अस्थायी ढांचे बना लिए और तनाव को कम करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। ये थोड़ा ढंग से ये बात कहने का मतलब है कि अब तुम लौट जाओ, तुम्हारे बस का कुछ है नहीं। और यहाँ से लौटते हैं माइक पोम्पियो की बात पे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, विदेश मंत्री यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ब्रसेल्स फोरम में बोलते हैं जब इसके बाद अपनी बात जोड़ी कि चीन की आक्रामक मतलब वी कैन नॉट गो अहेड विद द सीसीपी का एग्रेसिव लाइन, और कोविड पे उन्होंने झूठ बोला और ये किया और हम मिलिट्री डिप्लॉयमेंट करेंगे, हम उसको रिव्यू करेंगे। और उन्होंने बोला उसके बाद वो बहुत बड़ी बात थी कि वी आर नॉट फोर्सिंग यूरोपियन यूनियन टू चूज बिटवीन फ्री वर्ल्ड ब्रैकेट लेड बाय अमेरिका एंड चाइनीज अथॉरिटेरियनिज्म। चाइना इज फोर्सिंग टू डू दिस। इसका मतलब क्या हुआ? उन्होंने सीधे सीधे कहा कि यूरोपियन यूनियन को हम दबाव नहीं डाल रहे हैं कि वो मुक्त विश्व जो चीन जो यूएस के नेतृत्व वाला है उसको चुने या फिर इनको चुने, चीन की तानाशाही को चुने। और फिर उन्होंने कहा कि और यूरोपियन यूनियन को यह बात समझ में आ रही। उन्होंने 3 उदाहरण दिए। उन्होंने कहा ब्रिटेन को आप देखिए, वो हांगकांग के मुद्दे पर लगातार बोल रहा है। अब आप पहली बात करिए कि यूरोपियन यूनियन में ब्रिटेन अब नहीं, ब्रेक्सिट इतना बड़ा हुआ। दूसरी बात उन्होंने कहा चेक रिपब्लिक भी 5G को लेके ये मतलब सवाल कर रहा है। 5G पे कनाडा भी सवाल कर रहा है, चेक रिपब्लिक भी कर रहा है, लेकिन 5G इज नॉट अ डिप्लोमेटिक इश्यू, इट्स अ ट्रेड इश्यू। और उन्होंने तीसरा उदाहरण अपने मित्र सेक्रेटरी जनरल का दिया। वो सेक्रेटरी जनरल किसके थे? नेटो के। यूरोपियन यूनियन में कितने देश हैं मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप चेक करिएगा। उन्होंने 2 देशों का हवाला दिया जिसमें से एक यूरोपियन यूनियन है नहीं अब, और दूसरा जो चेक रिपब्लिक जो ट्रेड और बहुत सारी बातें नहीं कर रहा, जिसका केवल 5G पे ऑब्जेक्शन है। चेक रिपब्लिक कितना इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में, आप वो भी सोच लें। तो एक तरफ जो आदमी यूरोपियन यूनियन से दरअसल भीख मांग रहा है, ही इज ट्राइंग टू विन देयर सपोर्ट, दैट टू अनऑफिशियली थ्रू एन NGO, okay, an international NGO, an important one, Brussels Forum, but it's not a government to government talk, it's not a US to European Union talk. ये अमेरिका की सरकार यूरोपियन यूनियन के जो कमिश्नर्स और मतलब उनका जो स्ट्रक्चर है उससे बात नहीं कर रहे हैं, वो एक NGO में बोल रहे हैं। और वहाँ पे वो आदमी यूनिलैटरली बोल रहा है कि हम मिलिट्री डिप्लॉयमेंट करेंगे, उसको हम रिव्यू कर रहे हैं, और हम साउथ एशिया में भी अपनी सैनिक भेजेंगे। यहाँ के बाद आऊँ कि मतलब एक तथ्य पहले कि चीन ने 2018 आते आते साउथ चाइना सी से अमेरिका को पूरी तरह से खदेड़ रखा है।
मेरी बात मत मानिए, फॉरेन पॉलिसी पढ़िए, बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट जर्नल है। न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़िए, अमेरिका के सबसे विश्वसनीय अखबारों में से द डिप्लोमैट पढ़िए। चीन ने कम से कम 50 आर्टिफिशियल द्वीप बना रखे हैं। चीन अमेरिका के खुद के जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स इस इलाके में आते हैं उनके ऊपर अपने लड़ाकू हवाई जहाज छोड़ देता है और उनको बाहर जाने पर मजबूर करता है। और ऐसे हालात में मतलब आपका ये कहना कि साउथ चाइना सी में अब आपका कोई दबदबा है या मतलब ये असंभव है। बाकी तथ्य बात। खैर, इस पूरी बातचीत के मतलब जो मतलब है वो बहुत साफ है कि पहला, चीन भारत में अपनी स्थिति पे अड़ा हुआ है, वो कब्जा करेगा। उनके राजदूत की ये बात कि ओनस ऑफ डीएस्केलेशन इज नॉट ऑन अस, इट इज ऑन इंडिया, कि तनाव कम करने की जिम्मेदारी हमारी नहीं भारत की है, वो बहुत कुछ साफ कर देता है। दूसरा, अमेरिका का जो मतलब और चीन का जो ट्रेड वार है जो चल रहा है अभी, यूरोपियन यूनियन से लेकर के दुनिया का कोई देश उस पर बोल तक नहीं रहा। जब माइक पोम्पियो ये सब बोल रहे थे तो यूरोपियन यूनियन का जो चीन से व्यापार है वो दस्तूर ऐसे ही जारी। यहाँ पे एक बात आप और ध्यान दें कि यूरोपियन यूनियन के किसी देश ने चीन की हमारी सीमा पे ऐसे तनाव की निंदा तक नहीं की है। हत्याओं को छोड़ दीजिए, उन्होंने ये तक नहीं कहा है कि डिस्केलेट करना चाहिए। किसी ने ये नहीं कहा है कि चीन को हटना चाहिए या चीन तनाव पैदा कर रहे हैं। इसका मतलब भारत के पक्ष में पूरी दुनिया में एक भी देश अब तक नहीं बोला है। ये जो पहला बोला है वो माइक पोम्पियो है आज। और वो क्या बोल रहा है, वो ये नहीं बोल रहा कि हम भारत के समर्थन में, वो बोल रहा है कि हम मिलिट्री डिप्लॉयमेंट करेंगे, कि हम भारत में भी अपने सैन्य बेस बनाएंगे, जो उसका छिपा हुआ मतलब। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब वही हुआ जो मैं बार बार कहता रहता हूं कि मतलब जो अमेरिका की जो चीन को कंटेन करने की पॉलिसी है, कंटेनमेंट एक पॉलिसी होती है कि जिस देश से आपकी लड़ाई हो उसको उसके इलाके में घेर दें, उसमें वो भारत को अपना पिछलग्गू बनाना चाह रहा है, पाकिस्तान की तरह। जैसे पाकिस्तान सोवियत यूनियन अफगानिस्तान अलायंस से उसकी लड़ाई में पिछलग्गू था और उसका कर्ज वो आज तक चुका रहा है, तो वही तालिबान अब पाकिस्तान के लिए इतना बड़ा खतरा है। वो चाहता है कि हम चीन के साथ उसके लिए वही उसके मतलब वो लठैत बने। हम ये करना चाहते हैं कि नहीं, मतलब मुझे पता नहीं कि मतलब मौजूदा भारत सरकार में इंदिरा गांधी जी या राजीव गांधी जी जितना साहस है कि भारत का अपना विवाद छोड़िए, पाकिस्तान के आंतरिक विवाद में घुस के 7th फ्लीट भेजने की अमेरिका की धमकी के बावजूद पाकिस्तान को दो फाड़ कर दें और बांग्लादेश को आज़ाद करा दें इंदिरा जी, या राजीव गांधी जी की तरह कि मालदीव में तख्ता पलट होने पे अपनी मित्र सरकार का 6 घंटे के अंदर सैन्य कार्रवाई करके जो सैनिक आए थे उस कब्जे को भगाएं, मालदीव को वापस आज़ाद कराएं और वहां की लोकतांत्रिक सरकार को रीइंस्टेट करें। या इंदिरा जी की तरह 1975 में सिक्किम को वापस ले लें, चीन के सारे दावों के बावजूद। मुझे पता नहीं कि इस सरकार के अंदर ये मतलब है कि नहीं, पर अभी जो 56 चर्र जीनू में मतलब हम लोगों का एक बड़ा अच्छा नारा था। उस स्थिति में मतलब कुछ सलाह मैं दे रहा हूँ इनको, एक राष्ट्रभक्त भारतीय होने की वजह से, कि अमेरिका के वादे पर अगर लड़ जाना है तो ज़्यादा नहीं बीते 10 साल का इतिहास आपको देख लेना चाहिए। पहला ये 2008 में रूस जॉर्जिया, जिसमें नाटो के मेंबर जॉर्जिया पे हमले के बाद रूस ने उसके 3 टुकड़े कर दिए। अब खाजानिया भी आज़ाद है और दक्षिण ओसेटिया भी। अमेरिका दिखाई तक नहीं दिया। उसके बाद 2014 में यूक्रेन पर हमले में अमेरिका ने 5 जहाज भेजे जो पास पेट्रोलिंग के लिए आए थे, उसने इंटरवीन नहीं किया। अब तब से यूक्रेन का 7.2% जो हिस्सा है भौगोलिक, वो रूस के कब्जे में है। कुछ रूस के और कुछ रूस बोलता है कि वो आज़ाद हिस्से हैं, मतलब वो उतना ही आज़ाद है जितना आज़ाद कश्मीर जिसको पाकिस्तान बोलता है। अमेरिका जहाँ भी मदद को गया, सद्दाम हुसैन के इराक से लेकर के अफगानिस्तान तक, या वियतनाम में फ्रांस के साथ,
साउथ वियतनाम में उसके बाद उसके राष्ट्रपति का क्या हुआ था आपको पता करना चाहिए। साउथ वियतनाम 1975 में जब फाइनली वियतनाम ने लड़ाई जीती, उसके 3-4 साल पहले ही या 2-3 साल पहले ही साउथ वियतनाम के उस राष्ट्रपति की निर्मम हत्या हुई थी और तख्ता पलट हुआ था, जिसको वहाँ के जब अमेरिका के दौरे पे मतलब पूरा हाउडी और नमस्ते ट्रंप जैसा ही मतलब पूरा जुलूस निकाल के घुमाया गया था। तो सरकार अगर लड़ना होगा तो अपनी हिम्मत पर लड़िएगा, अपनी ताकत, अपनी फौज और अपनी लड़ाई पर लड़िएगा, अमेरिका की नहीं। अमेरिका की लड़ाई अगर लड़नी ही हो तो एक शर्त रखिएगा कि अपने सैनिकों की लाश बेचकर नहीं, कम से कम 1/4 सैनिक उनके बीच में ग्राउंड पे रहें और तब आप लड़ेंगे, जैसे वो बाद में इराक पहुंचे। दैट एटलीस्ट 1/4 ऑफ द सोल्जर्स in the in-ground war with China, if you are deploying US military anywhere close to South Asia, which is an insult of Indian sovereignty and integrity, तो उनके हों। बाकी आपके खून में व्यापार है ही, आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं मैं ठीक से समझता हूँ, ठीक से जानता हूँ। सलाह यही दूंगा कि ऐसा कुछ ना करें, डिप्लोमेटिकली सुलझाएं, और अगर मिलिटरली सुलझाना है तो अपनी सेना पे यकीन करें। 1962 हुआ था और हमने 1967 में ही उनको हैसियत बता दी थी, दोबारा वही करें। आज के लिए बस इतना ही। कल मैं इस बात पे बात करता हूं आपसे कि जो मई से घुसपैठ हो रही है और उसके जो झूठ हैं, हमारे पास इतने सारे सैटेलाइट्स हैं, इतनी सारी सब कुछ हैं, रॉयटर्स देख ले रहा है, हम क्यों नहीं देख पा रहे थे? ये इंटेलिजेंस फेल्योर कैसे हुआ? हमारा जेम्स बॉन्ड जो है, जो ना पुलवामा का इंटेलिजेंस समझ पाता है, ना इतने सारे सैटेलाइट्स देख पाता है, वो कहाँ है? कल इस पे बात करते हैं। फिर से वही समराइज्ड, मेरे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, फेसबुक वगैरह पे साझा करें। फिर मिलते हैं, बाय बाय, सी यू ऑल।